हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बेसिक जानकारी दिया था, ओम का नियम देखा था, ये सब चीजें देखी थी। आज हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधकों का श्रेणीकरण। तो आप जानते हैं प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के होता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है स्टूडेंट, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणीकरण यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, और दूसरा होता है समानांतर यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस समानांतर क्रम संयोजन। ये दो प्रकार से होता है। आप जानते हैं श्रेणी क्रम में अगर R का मान निकालना हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ऐसे बढ़ जाते हैं, और समांतर क्रम में 1/R का मान निकालना हो तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर आपसे कोई पूछेगा कि समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम का ऐसा होता है और श्रेणी क्रम में ऐसे होता है, डायरेक्ट R का मान निकालते चले जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर की बात करें, मान लो कि हमारे पास 1 ओम का प्रतिरोध है, 2 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का प्रतिरोध है, कहेगा इसको श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 3 1 4 3 2 1 3 3 6, इसका 6 ओम हो जाता है। और इसी को समांतर क्रम में जोड़ेगा तो इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस क्या होता है R3। ये श्रेणी क्रम संयोजन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक वो रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे दूसरा का रेजिस्टेंस लगाया गया है, यहाँ पे तीसरा का सब, यहाँ पे वोल्टमीटर जोड़ा गया है, यहाँ पे बैटरी जोड़ा गया है, यहाँ पे बंद प्लग है, यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। जब दो या तीन प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे में मिलाकर जोड़ा जाता है तो संयोजन को हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया। जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक सिरे से दूसरे सिरे में मिलाकर जोड़ा जाता है तो श्रेणी क्रम संयोजन कहा जाता है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं R रेजिस्टेंस बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए आता है, कहता है कि प्रूव्ड, ये वो क्वेश्चन आता है कि प्रूव करें है ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहिएगा आपको फिगर दिखाई दे रही है, प्रूफ यहाँ पर हम करा दे रहे हैं। कहिएगा कि माना तीन प्रतिरोध हम ले रहे हैं, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, जिनसे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिनसे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रूफ करें R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो कहिएगा हमारा तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 हैं, जिनसे I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ओम फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार आप जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है। ये समीकरण 1 मान लीजिए, V बराबर होता है IR, इसको समीकरण 1 आप मान लीजिएगा। अब यहाँ से क्या आप V1 का मान निकाल सकते हैं? तो कहिएगा हाँ सर, या V1 बराबर हो जाएगा I R1, ये समीकरण 2 मान लीजिएगा, या V2 बराबर हो जाएगा I R2, ये समीकरण 3 हो जाएगा, या V3 बराबर हो जाएगा I R3, ये समीकरण क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप जानते हैं, अब V बराबर होता है IR, आपको जैसे कि समीकरण 1 से V बराबर क्या होता है IR होता है। इस बात को आपको याद रखना है, जब V बराबर IR होता है तो आप बताइए क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं IR बराबर, ये तीनों को जोड़ दीजिए, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, तीनों में कॉमन कर लो, I कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा, तीनों में यहाँ पे I होगा, ये I आ रहेगा, यहाँ पे I कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से क्या हो गया, कट गया, इसीलिए R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ पे आपको प्रूफ करने के लिए अगर आ जाए तो ऐसे प्रूफ कर दीजिएगा। ज्यादा नहीं सोचना है स्टूडेंट, एग्जाम में क्वेश्चन 5 नंबर में आता है।
दिमाग में इसको रखना है, रिवीजन करना है। कंपटीशन में सिर्फ यही काम आता है, प्रूव करने के लिए तो 10th में ही आता है। कंपटीशन में सिर्फ आपको ये आता है, प्रूव करने के लिए 10th में आता है। तो इसको माइंड में रख लीजिएगा कि ऐसे प्रूव करना है हम लोग को, और प्रूव कर दीजिएगा। लिखिएगा माना 3 पर 2 R1 R2 R3 है, जिससे IR की धारा प्रवाहित हो रही है। फ्रॉम ओम्स लॉ से V बराबर IR होता है, तो V1 निकालिएगा तो IR1 होगा, V2 निकालिएगा IR2 होगा। फिर V बराबर IR होता है, V की जगह पे IR लिख दीजिएगा और इन तीनों को जोड़ दीजिएगा और कॉमन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका आंसर राइट आ जाएगा। आई होप दैट ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि समांतर क्रम संयोजन। अब यहाँ पे देखिए, समांतर का दूसरा नाम होता है पार्श्वक्रम। समांतर को हम लोग पार्श्वक्रम भी कहते हैं। ये फिगर को आपको याद रखना है, इस फिगर को आपको याद रखना है। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे होता है, तो आप बताए हैं 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये है समांतर क्रम संयोजन, है ना। इसका एक मैं सेपरेट वीडियो ला दूंगा, दोनों को अलग अलग समझा के, दोनों को अलग अलग प्रूफ करके मैं बता दूंगा। अभी इसको रहने देते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि सर इसको भी आप प्रूफ करके दिखा दीजिए, फिर मैं इसको प्रूफ करके आपको दिखा दूंगा, ठीक है। बिना कमेंट किए मैं इसको प्रूफ नहीं कराऊंगा। आप अगर चाहते हैं कि हाँ इसको आसान तरीके से प्रूफ कर दे तो मैं इसको प्रूफ कर दूंगा। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये इंटरमीडिएट के लिए, 12th क्लास के लिए। 12th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन की तुलना में पार्श्वक्रम का लाभ क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में जब एक अवयव खराब हो जाता है तो परिपथ टूट जाता है तथा कोई भी अवयव काम नहीं करता है। श्रेणी क्रम में यदि एक उपकरण अगर टूट गया तो आगे सब धारा डिस्कनेक्ट हो जाता है, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। एक अवयव टूट जाता है तो अन्य अवयव से धारा प्रवाहित होते रहता है। अलग अलग अवयवों में अलग अलग धारा की जरूरत होती है, अलग अलग अवयव में अलग अलग धारा की जरूरत होती है। यह गुण श्रेणी क्रम में उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में एक जैसी होती है। पार्श्वक्रम में प्रतिरोध कम होता है। पार्श्वक्रम का प्रतिरोध क्या होता है, तो कम होता है। पार्श्वक्रम में प्रतिरोध रेजिस्टेंस भी कम होता है, तो धारा भी अधिक मिलेगी। तो स्टूडेंट अब आगे हम लोग को देखना है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी अब आप जानते हैं कि विद्युत धारा जब निकलती है तो उसका यूज करके हम जो है ना उसको हीट करके भी खाना बना सकते हैं, आयरन ला सकते हैं, या आपका चला सकते हैं, ये हीटर चला सकते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट पर ये काम करता है। जैसे विद्युत बल्ब हो गया प्रकाश देने वाला, तो वो हीट करके ही प्रकाश देना शुरू होता है। तो चलिए, यदि एक विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक है तो स्रोत का ऊर्जा पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होता है। इस विद्युत तापीय प्रभाव कहा जाता है। यानी विद्युत धारा का हीटिंग प्रभाव ये होता है कि यदि किसी स्रोत में प्रतिरोध बहुत ज्यादा अच्छा प्रतिरोध लगा दिया जाए तो उससे ऊष्मा निकलने लगती है, तो इसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ऊर्जा को हम लोग कहते हैं H बराबर होता है P गुने T, याद रखिएगा। या H बराबर VIT होता है। अब VIT कहां से होता है, देखिए H बराबर होता है PT, H बराबर देखिए P बराबर होता है VI और T का T, तो H बराबर होता है P, H बराबर VIT। ये न्यूमेरिकल दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। H बराबर PT, H बराबर VIT, H बराबर देखिए V बराबर क्या होता है IR, V बराबर होता है IR और यहाँ पे तो I हुई है T, तो I को हो गया 2 होता I x बार हो गया और RT हो गया। तो H बराबर होता है I x बार RT, H बराबर होता है VIT, H बराबर होता है PT, ये सब। P बराबर VI होता है, V बराबर IR होता है, H को हम लोग कहते हैं ऊष्मा ऊर्जा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका न्यूमेरिकल में काम आएगा, मैं इसको बताऊंगा आगे। देखिए जूल का नियम, जूल ने ऊष्मा का देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं जूल का नियम। देखिए जूल ने एक नियम दिया था तापन कहिएगा ऊष्मा के संबंध में। जूल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे हम लोग जूल का नियम कहते हैं। उनके अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी प्रतिरोध में तापन ऊष्मा विद्युत धारा के बल का सीधा समानुपाती होता है, प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है, विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के सीधा समानुपाती होता है। यानी ओम ने एक नियम दिया था, उन्होंने कहा था ओम के नियम के अनुसार कि जो किसी प्रतिरोध में उत्पन्न ऊष्मा यानी H जो होता है वह H जो होता है वह डायरेक्ट किसी प्रतिरोध उत्पन्न ऊष्मा H समानुपाती होता है डायरेक्ट I के, याद रखिएगा। H समानुपाती होता है I के, प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है H समानुपाती डायरेक्ट R के होता है।
और विद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले समय के H समानुपाती होता है T। तो ये है ओम का नियम, सॉरी जूल का नियम। जूल ने ऊष्मा के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया था जिसे हम लोग कहते हैं जूल का नियम। उन्होंने कहा था कि जो ऊष्मा होती है वो धारा के समानुपाती होती है, जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है, और जो ऊष्मा होती है वह समय के समानुपाती होती है। यानी समय बढ़ेगा तो ऊष्मा भी बढ़ेगी, समय घटेगा तो ऊष्मा भी। जितना देर तक आपको समय बढ़ेगा तो उतना ज्यादा हीट रहेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो ऊष्मा बढ़ेगा, और आई धारा बढ़ाइएगा तो ऊष्मा। तो ये तीनों है जूल का नियम, ज्यादा आपको दिमाग में नहीं रखना है, ये तीनों को याद रखिएगा। H समानुपाती I, S समानुपाती T और S समानुपाती R, यही है जूल का नियम। कोई पूछेगा जूल का नियम क्या है तो कहिएगा ऊष्मा के संबंध में जूल नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कहा था यदि किसी उपकरण से अगर ऊष्मा प्रवाहित हो रही है तो वह धारा के समानुपाती होगी, वह समय के समानुपाती होगी और वह प्रतिरोध के समानुपाती होगी। इसी को जूल का नियम कहते हैं। बल्ब के बारे में आप जानते हैं, विद्युत बल्ब जो होता है, पहले का बल्ब जो आता था अब तो एलईडी बल्ब आ गया है। तो इसमें ये विद्युत बल्ब जो होता है उसमें टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है आपका ये बनाने के लिए। विद्युत बल्ब तंतु जो होता है, ये जो फिलामेंट यहाँ पे लगा रहता था, यहाँ पे बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता था, ये जो फिलामेंट लगा रहता था जिससे प्रकाश जो है उत्पन्न होता था, वह टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन एक मिश्र धातु होता है जिसका गलनांक होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना पर तो गलेगा नहीं, इसीलिए वह क्या होता है टूट जाता है, या वह तार गलता नहीं है, वह डायरेक्ट प्रकाश देने लगता है और बहुत ज्यादा प्रकाश देता है। बल्बों में हम लोग कौन सी गैस भरते हैं तो अक्रिय गैस भर देते हैं, नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरा जाता है विद्युत बल्ब में। विद्युत शक्ति को हम लोग कहते हैं P। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति, याद रखिएगा। ऊर्जा के उपभोग होने की दर को हम लोग कहते हैं विद्युत शक्ति। P बराबर होता है VI और P बराबर होता है I/R, और एक फॉर्मूला होता है P बराबर, अगर I/R होता है तो हम लोग जानते हैं कि P बराबर I/R, तो I बराबर होता है V। I बराबर क्या होता है V/I, हम लोग पढ़े ना कि V बराबर IR होता है, IR होता है। तो I का मान निकालने के लिए V/R होता है, तो V/R हो जाता है, V/R हो जाता है, और ये I/R 2 बार है तो V/R हो जाएगा, और गुणे R से R क्या हो गया कट गया, तो ये हो जाता है P बराबर V/R। ये फॉर्मूला बन जाता है P बराबर V/R। यहाँ से विद्युत शक्ति का ऐसे मात्रा वाट होता है, 1 वाट गुणे 1 वोल्ट बराबर 1 एम्पीयर होता है। उसके बाद आप देख सकते हैं ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रा किलोवाट घंटा होता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा कहेगा तो कहिएगा किलोवाट घंटा, kWh। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा होता है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6। 1 किलोवाट 6 × 10⁻⁶ जूल होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की 1 यूनिट होती है। यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी को हम पढ़ा देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर इसको न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।